आप पता करिए, वो पकड़े गए हैं और उनके सारे कागजात, उनकी सारी जानकारी है। बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। हरियाणा की मासूम बेटी मनीषा के केस को दबाने के लिए बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं ताकि सच्चाई जनता तक न पहुंचे। असली गुनाहगारों को बचाने के लिए हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों के इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन इंसानियत के नाते हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि इस घटना पर आवाज़ उठाएं और सच्चाई को आम जनता तक पहुंचाएं ताकि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, क्योंकि मनीषा के कातिलों को पर्दाफाश हो चुका है। आखिर कौन है वो लोग जिसने मनीषा की आंखें, किडनी, लीवर, बच्चेदानी तक निकाल ली और उसके चेहरे पर तेज़ाब डालकर उसकी पहचान तक मिटा दी? क्या अब उस दरिंदों को फांसी होगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और उसे जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि असली सच्चाई लोगों तक पहुँचे और मनीषा को इंसाफ मिल सके। और कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा ज़रूर लिखें। हरियाणा के भिवानी की गरीब परिवार की बेटी मनीषा उम्र महज 19 साल, प्ले स्कूल में टीचर थी और सपना था नर्सिंग ऑफिसर बनने का। 11 अगस्त को मनीषा प्ले स्कूल की छुट्टी होने के बाद सिंघानी के आइडियल नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने जाती है, लेकिन शाम हो गई पर मनीषा घर नहीं लौटी तो मनीषा के घर वाले परेशान हो गए कि उनकी बेटी कहाँ रह गई। तभी शाम 6:26 पर उसके मोबाइल से पिता के फोन पर घंटी बजती है, लेकिन जब पिता ने तुरंत फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पिता घबराकर नर्सिंग कॉलेज पहुंचे और गार्ड से मनीषा के बारे में पूछा तो सिक्योरिटी गार्ड ने साफ मना कर दिया कि नहीं, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। जब पिता ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने को बोला तो गार्ड ने उसको भी मना कर दिया, बोला कि स्टाफ नहीं है। तभी पिता रिसेप्शन पर जाकर देखते हैं तो 3 आदमी थे, तीनों ड्रंक थे। तभी पिता को कुछ ठीक नहीं लगता और वो घबराकर 112 पर फोन करते हैं। पुलिस आई और नॉर्मल पूछताछ करके चली गई। फिर पिता थाने में रिपोर्ट कराने पहुंचे तो पुलिस वालों ने सारी बातें सुनने के बाद भी पिता से पूछा, तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? पिता ने बोला कि 19 साल। तब पुलिस वालों ने उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी कि तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, कहीं घूमने गई होगी, आ जाएगी कुछ दिनों में सर्टिफिकेट लेकर। सोचिए, जो पिता पहले से परेशान है, उसकी बेटी लापता थी, उससे ऐसी बातें कही गई और FIR तक नहीं ली। पिता घर आ जाते हैं। मनीषा का पूरा परिवार परेशान था और गाँव के सभी लोग मनीषा को पागलों की तरह ढूंढ रहे। पिता फिर लोहारू पुलिस स्टेशन जाते हैं पर फिर भी FIR नहीं। फिर गाँव का एक पूरा जमावड़ा जब थाने में पहुँचता है तो पुलिस वालों को आखिरकार FIR लिखना पड़ जाती है, पर पुलिस वाले उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और ना ही उससे कॉलेज का CCTV फुटेज चेक करते हैं। ना ही पुलिस ने ये पता लगाया कि मनीषा के गायब होने के वक्त उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी और उसको ढूंढने की कोई खास कोशिश भी नहीं की। साफ शब्दों में बोलूं, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पर घर और गांव वाले मनीषा को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी 13 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे पिता के पास लोहारू पुलिस थाना की ASI शकुंतला का फोन आता है और वो बोलती है कि सिंघानी में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, आप आकर देख लीजिए। जब सारे लोग उस जगह पहुंचे, लाश को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो। देखने से लग रहा था कि उसकी आंखों को नोचा गया था, उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया था, किडनियां गायब थी, आंतें गायब थी, बालों को उधेड़ दिया गया था, बच्चेदानी गायब थी, कपड़े भी फटे हुए थे, जांघों पर जबरदस्ती करने के निशान थे, उसके जबड़े को तोड़ दिया गया था, बॉडी सड़ने लगी थी। जिसने भी देखा उसकी रूह का लाश पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन घर वालों ने कपड़ों पर बाकी चीजों से पहचान कि ये बॉडी मनीषा की। ये सब देखकर घर और गाँव वाले का गुस्सा पूरी तरह होता है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होती है। सबने ये आरोप लगाया कि अगर पुलिस तुरंत FIR ली और जांच कर तो मनीषा सिंह। देखते ही देखते आसपास के गांव के लोग भी सड़क पर जाते हैं और जमकर नारेबाजी हुई। परिजनों की मांग थी कि उन्हें इंसाफ चाहिए, जिसने भी ये दुष्कर्म किया है उन्हें फांसी दी जाए। इसके बाद लोहारू का पूरा प्रशासन आता है, SDM और डिप्टी कमिश्नर भी आते हैं और ये आश्वासन दिया गया कि 24 घंटे में वो मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। तब परिजनों ने साफ कहा कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी हम अंतिम संस्कार नहीं करें। इसके बाद बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया
लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो मामला सुलझने के बजाय और भी उलझ गया। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि गलत काम करके गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतिका की सलवार फटी हुई और नाड़ा खुला हुआ मिला और कपड़ों पर संघर्ष के निशान थे। रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा गया कि मृतिका के कपड़े और निजी अंगों से लिए गए सैंपल में सीमन नहीं मिला, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट के आधार रेप की पुष्टि नहीं हो। जबकि ये सारी बातों से ये साफ पता चलता है कि मृतिका के साथ जबरदस्ती हुई है और गलत काम भी हुआ। इसके बावजूद ये लिख दिया गया कि सीमन का निशान नहीं मिला, इसलिए रेप की पुष्टि नहीं हो पाई। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये साफ कहा है कि सिर्फ शरीर से सीमन न मिलने से ये साबित नहीं करता कि रेप नहीं हुआ। सीमन कई कारणों से भी नहीं मिल पाता है, जैसे मृतिका के कपड़े बदल देना, धुलाई होना, समय बीत जाना या अपराधियों द्वारा सबूत मिटाने की कोशिश करना। इसलिए कानून की दृष्टि से न्यायालय के अनुसार सिर्फ सीमन के न मिलने से रेप के इनकार करने की वजह नहीं बन सकता। कपड़ों की स्थिति, संघर्ष के निशान और परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी उतने ही अहम माने जाते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मृतिका के दोनों घुटनों में चोट के निशान थे, लेकिन ना तो उस जगह से सलवार फटी, ना ही कोई रगड़ने का निशान मिला। इसका मतलब साफ है कि लड़की के साथ गलत काम करने के बाद उसे सलवार पहनाई गई। नाक और आंख की संरचना भी नहीं थी और आंखें भी गायब थी। इसके अलावा गर्दन की कुछ हड्डियां और बॉडी सड़ चुकी थी। बच्चेदानी आंशिक रूप से बाहर निकली हुई थी। पोस्टमार्टम में ये भी लिखा था कि बॉडी पर जानवरों और कीड़े द्वारा खाए जाने के निशान पाए गए, जबकि मनीषा के परिजनों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वहाँ जानवरों के पैर के निशान होते, खून के धब्बे होते और गोश्त के लोथड़े होते। बॉडी के पास ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वहाँ पर शराब की बोतल और गाड़ी के टायर के निशान मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बॉडी लेने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे ये मामला और भी गंभीर होता गया। गाँव से लेकर शहरों तक लोग सड़कों पर मोमबत्ती लेकर उतर आए और इंसाफ की मांग करने लगे। परिजनों और गाँव ग्रामीणों के विरोध और पुलिस पर लापरवाही के आरोपों के आधार पर हरियाणा की सरकार ने लोहारू थाने के 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। अशोक कुमार SHO लोहारू, प्रभारी ASI शकुंतला, 112 ASI अनूप, कांस्टेबल पवन, SPO धर्मेंद्र, इन 5 पर आरोप था कि मनीषा की गुमशुदगी और बाद की घटना में समय पर कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा भिवानी के SP मनबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया और IPS सुमित कुमार को नया SP नियुक्त किया गया। SP का ट्रांसफर और पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही हुई, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं था। मनीषा के परिजनों ने पहले पोस्टमार्टम पर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। परिजनों का गुस्सा और जनाक्रोश इतना तेज था कि प्रशासन और पुलिस पर भारी दबाव बन गया। जगह जगह हो रहे प्रदर्शन और कैंडल मार्च की वजह से हालात बिगड़ने लगे। आखिरकार बढ़ते दबाव और जनता के गुस्से के सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी झुकना पड़ा और दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने का आदेश जारी करना पड़ा। मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम PGIMS रोहतक में कराया गया। दूसरी रिपोर्ट के अनुसार बॉडी ज्यादा सड़ी हुई थी। पेट के अंदर से बच्चेदानी, दोनों किडनी, आंखें गायब थी और आंखें, पुतलियां और कार्निया की हालत भी सड़ी गली थी। पहले पोस्टमार्टम में साफ लिखा गया था कि मनीषा की गर्दन पर जो काटे जाने का निशान था वो किसी धारदार हथियार से किया गया, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में ठीक उल्टा कहा गया कि यह निशान किसी जानवर के काटे जाने की वजह से हुआ। एक ही जख्म पर 2 बिल्कुल अलग अलग निष्कर्ष। पहली रिपोर्ट पर इंसानी हमले का और दूसरी रिपोर्ट में किसी जानवर के काटे जाने की बात कही गई। पहली रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आंखें गायब थी और बच्चेदानी बाहर थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में ये लिखा गया कि बच्चेदानी और बाकी के बॉडी पार्ट्स गायब थे। आंखें गल चुकी थी, लेकिन उनके गायब होने का जिक्र नहीं किया गया। इसी तरह दोनों रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खाती और यहीं से विवाद और भी गहरा होने लगा। मनीषा के परिजनों ने पुलिस पर सच छिपाने का आरोप लगाया और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया, लेकिन अगले दिन आई विसरा रिपोर्ट में यह साफ लिखा था कि मनीषा ने कीटनाशक पेस्टिसाइड पिया था। उसकी बॉडी में कीटनाशक पाया गया, उसकी वजह से उसकी मौत हुई। फिर 5 दिन के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और दावा करती है कि उन्हें मनीषा का सुस मिला है। पुलिस ने उस नोट की फोटोकॉपी मीडिया में वायरल कर दी। पुलिस के इन दावों के बाद परिजनों का गुस्सा और भी भड़क उठा, क्योंकि बाकी 2 रिपोर्टों में कहीं भी कीटनाशक जिक्र नहीं था, नहीं उसके मुंह में, ना ही उसके शरीर के किसी हिस्से में झाग जैसा कोई निशान मिला। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठा कि अगर पुलिस को मनीषा का नोट पहले ही मिल गया था तो उन्हें सबको उसकी जानकारी उसी वक्त क्यों नहीं दी। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि मनीषा का परिवार हरियाणवी और हिंदी ज्यादा समझता है, लेकिन वह नोट इंग्लिश में। यह सबको पता है कि मनीषा के माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती और अगर मनीषा नोट लिखती तो हरियाणवी या हिंदी में लिखती ताकि लोग समझ सके, लेकिन इसमें भी ये
नहीं लिखा था कि मनीषा मरने जा रही है। पुलिस की इस कहानी पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। साफ दिख रहा था कि पुलिस आरोपी को बचाना चाहती। यहीं से विवाद और भी गहराने लगा। जगह जगह प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गया। परिजनों का गुस्सा अब बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में नहीं होगा और जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी, वह शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आखिरकार पब्लिक के गुस्से को देखकर सरकार ने मजबूरन मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराना पड़ा और केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। जब परिवार की दोनों मांगे पूरी हुई तब 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार पूरा हुआ। अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही और साजिश नहीं थी तो मनीषा का पोस्टमार्टम तीसरी बार क्यों कराया गया? दरअसल मनीषा का परिवार कई दिनों से लगातार पुलिस से कहता रहा कि उसकी बेटी नर्सिंग कॉलेज गई थी और वहीं से गायब हो गई। कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चेक कराया जाए और मनीषा की आखिरी लोकेशन पता की जाए, लेकिन पुलिस ने ना तो कॉलेज का सीसीटीवी देखा ना आखिरी लोकेशन ट्रेस की। मनीषा का मोबाइल आज तक गायब है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस उसे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। फिर इसी बीच हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मनीषा के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, मीडिया में झूठा दिखाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आरोपी पकड़े गए हैं तो पुलिस चुप क्यों है? आरोपी को सामने क्यों नहीं ला रही? क्यों नहीं बता रही कि कौन है हत्यारे, कितने लोग थे? क्या इन सब के पीछे किसी बड़े चेहरे का हाथ है? पुलिस ने ऑफिशियली कहीं नहीं कहा है कि उसने आरोपी को पकड़ा है। मोहनलाल बड़ौली और पुलिस की चुप्पी आपस में मेल नहीं खा रहे। अगर आरोपी सच में पकड़े गए हैं तो पुलिस को साफ साफ जनता को बताना चाहिए। मनीषा के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें नर्सिंग कॉलेज की ही भूमिका है और यह कॉलेज किसी बड़े नेता का है, इसलिए पुलिस उसे बचा रही है। कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर सिर्फ दुष्कर्म हुआ होता तो बॉडी से इस तरह के अंग गायब नहीं होते। यह काम साफ तौर पर ऐसे लोगों का है जिन्हें मेडिकल नॉलेज और जो जानते हैं कि अंग कैसे निकाले जाते हैं। ये काम कोई आम अपराधी नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मनीषा की बॉडी 2 दिन से खेत में पड़ी होती तो गाँव वालों को ये पहले ही दिन यानी 12 अगस्त को ही मिल जाती, क्योंकि जहाँ लाश मिली वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। मनीषा का केस सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, यह एक रहस्य है जिसमें शक की सुई सीधे कॉलेज प्रशासन पर जाती है, लेकिन अभी पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। सच्चाई सिर्फ सीबीआई जांच से ही सामने आई। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है? क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा? कमेंट में जरूर बताएं।